तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 21 मार्च सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं और आज काफ़ी सारे नए प्रश्न भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें और नोटिफिकेशन बेल भी आपको जरूर दबा लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि यहाँ पर जिन लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं, तो देखिए यहाँ पर एक दीदी हैं, इनका नाम एक बार देख लेते हैं। इन्होंने अपने नंबर नहीं बताए लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे शेयर किए हैं, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई विश्वकर्मा जी हैं, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं। तो दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं, मैथ के भी क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये दीदी हैं, इनके 155 नंबर आए हैं। इन्होंने 128 और 49 वाली पीडीएफ ले रखी थी, यानी जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी 128 वाली पीडीएफ ले रखी है, उनको 49 रुपीज़ में बाकी के जो ब्रह्मास्त्र वगैरह हैं वो सब मिल रहे हैं। तो इन्होंने कुल मिलाकर के 199 वाली जो पीडीएफ है वही इन्होंने ले रखी थी और इनके 155 नंबर आए हैं। और इन्होंने भी काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं जिनको अभी हम सॉल्व कराने वाले हैं। इसके अलावा आज सुबह दीदी ने भेजा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर सिलेक्शन नोट्स इन्होंने ले रखे हैं। अखिलेश तिवारी जी हैं ईडब्ल्यूएस से, इनके 200 में से 170 नंबर आए हैं और इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। ये सारे कैंडिडेट पुराने कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे थे, ठीक है। उसके बाद में ये दीदी हैं, इन्होंने काफ़ी लेट मैसेज किया लेकिन इन्होंने बताया कि सर 170 नंबर आए हैं, 20 मार्च को इनका एग्ज़ाम था, 4-5 दिन ही इन्होंने पीडीएफ से पढ़ा था लेकिन ये पूरी पीडीएफ कंप्लीट करके गई थी और इनके अच्छे खासे नंबर 170 यानी कि लगभग सिलेक्शन इनका तय है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं तो इन दीदी ने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। ये सानिया जी हैं, 182 नंबर हैं, इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है कि उन सब ने सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के अच्छे खासे नंबर 170, 178, 182 तक नंबर लाना, तो आप भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। उसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ये आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और या फिर आप एक बार व्हाट्सएप की डीपी चेक कर लेना, वहां पर टाइम लिखा रहता है कि कितने बजे आपको नोट्स भेजे जाएंगे, ठीक है। और ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पर ही सेंड किए जाएंगे तुरंत की तुरंत, ठीक है। तो अभी नोट्स मंगा लीजिए। अभी सुपर सिलेक्शन नोट्स वालों के नंबर इतने अच्छे आ क्यों रहे हैं, इसका क्या रीजन है? तो सुपर सिलेक्शन जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं उनको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी दी गई है, ठीक है। और मैथ रीजनिंग कंप्यूटर के भी नोट्स इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा 10-10 प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट के आपको दिए जाएंगे और जो हमने 7 ब्रह्मास्त्र करा रखे हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं सिलेक्शन के लिए, अच्छे नंबर के लिए, वो सभी 7 ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ आपको दी जाएगी। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट सुपर मैराथन जो करा रखी है वो सुपर मैराथन की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। और जो मेन टॉपिक हैं जैसे कि टीकाकरण हो गया, एक्ट हो गए, इनकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। जो हमने टॉप 100 प्रश्न कराए हैं मेन टॉपिक के, टॉप 100 प्रश्नों की भी पीडीएफ आपको दी जाएगी। तो इतना सारा मटेरियल मात्र 199 रुपए में तुरंत की तुरंत प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसको लेकर के आप अपनी तैयारी में अभी भी धार दे सकते हैं। अगर अभी भी टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो भी आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो तुरंत आपके अपने जो है सुपर सिलेक्शन नोट्स इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न आ जाए हैं, देखिए विटामिन B5 का कार्य आपसे पूछा गया था, तो विटामिन B5 के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। हमारी स्पेशलिटी यही है। अभी एक दीदी ने मैसेज किया था कि सर हमने आपका डेली एग्जाम एनालिसिस 7 तारीख से लेकर के आज तक लगातार हम एग्जाम एनालिसिस देख रहे थे, इससे सर हमको बहुत फायदा मिला है और कम से कम 10 से 12 नंबर वही प्रश्न बार बार रिपीट होकर के आ रहे हैं जो आप एक्स्ट्रा फैक्ट करवाते हैं, डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग देखा कीजिए और बीच बीच में जो कमेंट करने के लिए हम प्रश्न बोलते हैं आपसे, उसका कमेंट भी किया कीजिए। चलिए विटामिन B5 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो विटामिन B5 जिसे हम पेंटाथोनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। आज सुबह एक प्रश्न पूछा गया था कि उसका विटामिन नहीं बोला, ठीक है। उन्होंने विटामिन B1 का रासायनिक नाम दे दिया और फिर बोला कि आप बताइए इसके क्या लक्षण हैं। तो रासायनिक नाम भी आपको याद रखने हैं। आज सुबह हमने
विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा था। इस टाइम हम आपसे पूछ रहे हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इससे आपका कंप्लीट रिवीजन भी साथ साथ में होता चलेगा, ठीक है। चलिए इसके कार्य देख लेते हैं। तो शरीर में ऊर्जा उत्पादन, फैटी एसिड के निर्माण और चयापचय के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है। तो प्रश्न बन सकता है त्वचा और बालों के लिए कौन सा विटामिन फायदेमंद है, तो एक बायोटीन होता है और एक विटामिन बी5, ठीक है। चलिए यह विटामिन बी5 के कुछ मुख्य कार्य यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन से कार्य हैं, कार्यों से प्रश्न बन रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। त्वचा को मॉइस्चराइज रखने, तो त्वचा से संबंधित भी जो भी परेशानियां आएंगी उसमें भी ये फायदा करता है। तो स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं के निर्माण और बालों को मजबूत करने में यह विटामिन बी5 जो है वो मदद करता है, ठीक है। यह तंत्रिका तंत्र के लिए भी आवश्यक है। यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में, तो जो अपना ब्लड बनता है तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके निर्माण में भी यह मदद करता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो आवश्यक आरबीसी होते हैं उनके निर्माण में भी विटामिन बी5 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा विटामिन बी5 में एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। तो जो विटामिन बी5 है इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। इसके अलावा यह वसा के चयापचय को समर्थन देकर स्वस्थ हृदय को भी बनाए रखता है, यानी कि हृदय के लिए भी महत्वपूर्ण है विटामिन बी5, ठीक है। और स्रोत क्या है विटामिन बी5 के, तो विटामिन बी5 प्रमुख खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि मांस हो गया, मछली हो गया, अंडे हो गए, फलियां, अनाज, सब्जियां और कुछ जो फल होते हैं उनमें भी विटामिन बी5 पाया जाता है। तो विटामिन बी5 हमने एकदम क्लियर करवा दिया है। अब दोबारा यहां से प्रश्न आएगा तो वो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद में आज विटामिन सी से भी प्रश्न पूछा गया था, विटामिन सी के कार्य पूछे गए थे। तो चलिए विटामिन सी के बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं। वैसे आज सुबह हमने टेलीग्राम पर इसके ऊपर एक रील्स डाल दी है और देखो आज ही यह प्रश्न आ गया है। तो टेलीग्राम पर हमारा चैनल है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से आईडी है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर डेली हम एक ना एक रील्स डालते रहते हैं जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, यह आवश्यक जल में घुलनशील विटामिन है। आपको हमने ट्रिक बताई थी कि जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। तो एक ही शब्द याद रखना है, WBC। डब्लू माने वाटर और विटामिन बी और विटामिन सी, यही दो जो विटामिन हैं वो वाटर में घुलनशील हैं। बाकी सारे के सारे जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो अगर जब आप जल वाले याद कर लोगे तो वसा वाले तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है, देखिए सबसे पहली बात, इसे शरीर खुद नहीं बना सकता, इसलिए इसे आहार से प्राप्त करना पड़ता है। आयरन का अवशोषण करता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि बाहर से जो भी आयरन हम लेते हैं उसके अवशोषण के लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे पालक खा लिया आपने, गाजर चुकंदर खा लिया, तो हमें क्या है, हरी सब्जियों से जो भी हम जो आयरन वगैरह लेते हैं उसके लिए हमें विटामिन सी आवश्यक होता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यह मजबूत करता है। घाव भरने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसके बाद त्वचा के लिए, तो त्वचा को स्वस्थ रखने में झुर्रियों को कम करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। अब ये बताइए कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। आज का सेकंड प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। बहुत प्रचलित रोग है ना, तो कौन सा रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है, आज का सेकंड प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलता कहाँ से हमको, तो संतरा, नींबू, अंगूर, बेरी, ब्रोकली, गोभी, मिर्च, टमाटर, आलू, यानी जो खट्टे फल होते हैं उनमें ज़्यादातर ये विटामिन सी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कमी के लक्षण क्या है। तो विटामिन सी की कमी से, लो भैया यहाँ पर पता भी चल गया, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है, जिसके लक्षण हैं मसूड़ों से खून आना, थकान और घाव का ठीक ना होना। तो स्कर्वी नामक जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। अगर आपने टाइप कर लिया है कमेंट बॉक्स में तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भैया अब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछा गया है कि यात्रा के दौरान अगर अचानक से बच्चे को डायरिया हो जाए तो आप क्या करेंगे। डायरिया मतलब समझते हैं, डायरिया मतलब कि दस्त का होना, और ठीक है, और दस्त के डायरिया के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तीनों के तीनों प्रश्न आज शुरू में ही पूछ लिए हैं, तीनों प्रश्न कमेंट कर दीजिएगा। डेली हम आपसे 3 प्रश्न कमेंट करने को बोलते हैं, ठीक है। तो डायरिया के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिलहाल जो तत्काल उपाय कर सकते हैं वो कौन सा है यह आपसे पूछा है, आइए देख लेते हैं। तो यात्रा के दौरान बच्चे को अचानक डायरिया होने पर सबसे पहले उसे निर्जलीकरण
निर्जलीकरण से बचाएं, या निर्जलीकरण से कैसे बचाएंगे, डिहाइड्रेशन से कैसे बचाएंगे, उसको लगातार तरल पदार्थ देंगे। जूस हो गया, ओआरएस घोल हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें लगातार उसको पिलाएंगे, जिससे कि निर्जलीकरण से बचा जा सके। क्योंकि डायरिया के दौरान हमारे शरीर का जो पानी होता है वो सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, बच्चे को बार बार थोड़े थोड़े मात्रा में तरल पदार्थ जैसे पानी हो गया, ओआरएस हो गया, नारियल पानी आदि चीज़ें पिलाएं। और अगर स्थिति गंभीर होती है, यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना रहेगा, ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाना होगा, डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। गर्भवती महिला को संक्रमण से बचने के लिए कौन सा टीका सबसे पहले लगाया जाता है? तो जो टिटनिस टीका होता है, टीटी टीका जिसे हम कहते हैं, TT1 TT2, ये 2 टीके होते हैं जो एक गर्भवती महिला को लगाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान जल्दी से जल्दी टिटनिस, जिसे हम टिटनिस टॉक्साइड यानी कि टीटी के 2 टीके लगवाए जाने चाहिए। इन टीकों को TT1 और TT2 कहा जाता है। इन दोनों टीकों के बीच में 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन का गैप होना चाहिए। और आपके ऑप्शन में टिटनिस का टीका दिया भी गया था, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लक्ष्मीबाई विश्वकर्मा दीदी ने ये सारे प्रश्न भेजे हैं, बहुत सारे प्रश्न उन्होंने भेजे हैं और उनके नंबर भी अच्छे आए होंगे। अब वो नंबर नहीं लिख पाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर जरूर अच्छे आए होंगे उनके। ठीक है, और हमने आपको बता रखा है, कोई भी टीका हो, अगर उसके बीच में गैप आपसे पूछा जाता है तो 4 सप्ताह या फिर 28 दिन का गैप होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, तो जो व्हाट्सएप नंबर ऊपर हमने दिया है, इसी पर आपको अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में भेज देना है। ठीक है, जिससे कि अगली वीडियो में आपका नाम भी आ सके। MMR का टीका किस बीमारी से बचाने के लिए लगाते हैं? आइए देख लेते हैं। MMR का टीका मीजल्स, जिसे हम मम्स, रुबेला, इन तीनों से बचाव के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, खसरा, रुबेला और मम्स से बचाने के लिए लगाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार बन रहा है। MMR का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। खसरा, मम्स और रुबेला, ये इसका MMR का फुल फॉर्म होता है। MMR का टीका क्यों जरूरी है? तो ये 3 बीमारियों से, जो कि बहुत ज़्यादा संक्रामक बीमारियां हैं, इनसे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ये काम कैसे करता है? तो यह टीका इन तीनों वायरस के कमजोर रूप को शरीर में डाल करके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाती है तो इन रोगों से लड़ने में हम सक्षम हो जाते हैं। लगवाना कब चाहिए? तो बच्चों को आमतौर पर MMR की 2 खुराकें दी जाती हैं। पहली खुराक 9 से 15 महीने की उम्र में और दूसरी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। विटामिन ए की खुराक जो है, वो जब खसरा का टीका लगता है ना 9वें महीने में, तब विटामिन ए की खुराक भी साथ में दी जाती है। चलो, इसके फायदे क्या हैं? तो खसरा, मम्स और रुबेला से यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए। DPT का टीका भी आपसे पूछा गया था। देखिए, टीकाकरण के 3 से 4 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो जो हमने 199 वालों को टीकाकरण की PDF दे रखी है, टॉप 100 प्रश्नों की, वो वाली PDF आप लोग जरूर पढ़ करके जाइएगा, वहीं से आपके ये सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो DPT का टीका, जिसे हम संयुक्त रूप से डिप्थीरिया, पर्टुसिस और काली खांसी से बचाता है। प्रश्न ये आया था, डिप्थीरिया रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो DPT का टीका लगाया जाता है। अब देखो, एग्जैक्ट प्रश्न किसी को नहीं याद रहता है। एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद में आदमी ये सोचता है, चलो भैया अगर अच्छे नंबर आ गए तो सर को प्रश्न भेज देते हैं, खराब नंबर आए हैं तो भैया चुपचाप घर निकल लेते हैं, है ना। तो एग्जैक्ट प्रश्न किसी को नहीं याद रहते हैं। जब घर पर पहुंचता है आदमी, 5 से 6 घंटे बाद उसको सारे प्रश्न धीरे धीरे याद आते हैं, लेकिन तब तक तो हम एग्जाम एनालिसिस करा चुके होते हैं। तो दीदी लोगों को जो प्रश्न जितने जितने याद होते हैं, वो प्रश्न वो हमारे पास में भेज देते हैं कि सर कुछ ऐसा प्रश्न आया था, सर कुछ ऐसा प्रश्न आया था, उस पर हम आपका एग्जाम एनालिसिस कराते हैं। ठीक है, तो आपको भी सारे प्रश्न नहीं याद रहेंगे, लेकिन जो भी याद रहें, कमेंट आप जो है, जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको जरूर शेयर करना है। चलिए देखिए, अधिक जानकारी देख लीजिए। डिप्थीरिया का पूरा नाम, जो DPT का टीका है, पूरा नाम डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनिस, ये तीनों टीके इसमें शामिल होते हैं। घटक क्या है? तो टिटनिस टॉक्साइड और पर्टुसिस के जीवाणु या फिर पर्टुसिस एंटीजन पैदा करने वाले जीवाणु की पूरी कोशिकाएं जो हैं, वो इसमें प्रवेश कराई जाती हैं। किसको दिया जाता है? शिशुओं और छोटे बच्चों को दिया जाता है। खुराक ध्यान रखना, खुराक भी पूछ सकते हैं। आमतौर पर 5 खुराक की एक श्रृंखला में दिया जाता है, जो 2, 4, 6, 18 महीने और 5 से 6 साल की उम्र में दी जाती हैं। तो 5 खुराक ये दी जाती हैं, याद रखना है, ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। 2, 4, 6, 18, 5 और 6 साल के बीच में दी जाती हैं। चलिए, सामान्य ज्ञान, एक नया प्रश्न आज देखने को मिला है। माइक्रोट्यूबुल्स ये क्या होते हैं? आइए देख लेते हैं माइक्रोट्यूबुल्स क्या हैं। देखिए, तो माइक्रोट्यूबुल्स, जिसे हम सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं, तो ये सूक्ष्म नलिकाएं खोखले बेलनाकार संरचना होती है। ये ट्यूबलिन नामक प्रोटीन की 2 प्रकार के उप इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है,
तो ये प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। अब देखिए, इनका आंतरिक व्यास 11 से 15 नैनोमीटर होता है। वे 50 माइक्रोमीटर तक लंबी हो सकती हैं, तो लंबाई 50 माइक्रोमीटर। काम क्या है, तो वे कोशिकाओं के भीतर एक नेटवर्क बनाते हैं जो कोशिका को आकार और समर्थन प्रदान करता है। जैसे कि हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं होगी तो क्या कोई आकार हमको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, कुछ भी आकार बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े बन गए, ठीक है, पता चला कीड़ों की तरह बन गए, हाँ, पता चला कि वो जो समुद्री हॉर्स होता है उसकी तरह बन गए उल्टे सीधे। इसलिए हमारे शरीर में क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं जो हमको एक ढांचा, एक संरचना प्रदान करती हैं। ठीक वही काम कोशिकाओं के लिए ये माइक्रोट्यूबुल्स करते हैं। कोशिकाओं को एक संरचना प्रदान करने का काम माइक्रोट्यूबुल्स के द्वारा किया जाता है। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध एक्ट 1961 का उद्देश्य पूछा गया था। आइए देख लेते हैं। तो देखिए, दहेज निषेध अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करना और महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण और हिंसा को रोकना है। साथ ही दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों को आपराधिक घोषित करके उनके खिलाफ कार्यवाही करना है। यह मुख्य उद्देश्य है दहेज प्रतिषेध एक्ट का। ठीक है, आगे अगला प्रश्न। ये प्रश्न कितनी बार आपको हम करा चुके हैं, क्रेटिनता वाला, कि बच्चों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्रेटिनिज्म, जिसे हम वामनता कहते हैं। ये वामनता रोग जो है वो बच्चों में आयोडीन की कमी से हो जाता है। अब आप सबको पता है बड़ों में कौन सा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से? तो बड़ों में घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं, जिसे हम गलगंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रोग जो है वयस्कों में होता है और क्रेटिनिज्म बच्चों में होता है। तो देखो, बच्चों में आयोडीन की कमी से कई तरह के रोग हो सकते हैं, जिनमें सबसे गंभीर रोग क्रेटिनिज्म है, जो मानसिक और शारीरिक विकास में गंभीर बाधा डालता है, और उसके बाद में घेंघा का भी नाम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निमोनिया बीमारी से सुबह भी प्रश्न पूछा, आज शाम को भी प्रश्न पूछा, लेकिन एग्जैक्ट प्रश्न नहीं याद था दीदी को। दीदी ने कहा सर निमोनिया से भी प्रश्न पूछा गया था। तो आइए निमोनिया को हम कवर कर लेते हैं। देखिए, तो निमोनिया बीमारी से फेफड़े, लंग्स प्रभावित होते हैं, जहां वायु की थैलियां जो होती हैं उनमें द्रव या फिर मवाद भर जाती है। तो कुल मिलाकर के ये जो निमोनिया बीमारी है ये लंग्स यानी फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, श्वसन संबंधित बीमारी है। ठीक है, न्यूमोकोकल नामक वैक्सीन इसके लिए दी जाती है। अब क्या है देखो, तो निमोनिया फेफड़े का संक्रमण है जो बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस के कारण होता है। शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है देख लीजिए। तो निमोनिया से फेफड़े की वायुथैलियां जो एवियोली जो द्रव होता है उसमें मवाद भर जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। संक्रमण के कारण बैक्टीरिया, फंगस हो सकते हैं। लक्षण देख लीजिए, एक बार लक्षण पूछे जा चुके हैं। तो निमोनिया के लक्षणों में खांसी, बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में परेशानी आदि चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, वहीं बात कंप्यूटर की करते हैं। तो कंप्यूटर में आज एक प्रश्न आपका मेमोरी से पूछा है, मेलवेयर से पूछा है। जो आपके वायरस होते हैं वो एक तरह के मेलवेयर होते हैं। मेलवेयर का अर्थ है ऐसी चीज़ें जो आपके सिस्टम में आपकी जानकारी के बिना घुस जाएं और उस सिस्टम को तहस नहस कर दें, यानी कि खराब कर दें, उनको हम मेलवेयर कहते हैं। ठीक है, बाकी MS एक्सेल से भी प्रश्न एक पूछा गया है, MS वर्ड से भी एक प्रश्न पूछा गया है। कुल मिलाकर के 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर से आ रहे हैं, और कंप्यूटर की टॉप 150 प्रश्नों की PDF हमने दे रखी है। जिन लोगों ने 199 ली होगी उसमें 150 प्रश्न वाली एक PDF मिलेगी आपको। ठीक है, और वैसे कंप्यूटर की 3 से 4 PDF है, उसमें डिटेल थ्योरी भी दी गई है, और आपका जो है टॉप 100, टॉप 200, टॉप 150 दी गई है। टॉप 150 वाले में हमने MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट और इंटरनेट, इन चारों चीज़ों के महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों को एक साथ कवर किया है। तो वो वाली एक बार आपको जरूर पढ़ करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथ की बात करते तो मैथ में सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न आया था। मानक विचलन, भैया आज सुबह ही हमने मानक विचलन कराया था, और ये देखिए मानक विचलन से प्रश्न आ गया है। तो सुबह वाली जो पहली वीडियो है एकदम सुबह 8 साढ़े 8 बजे टाइम पे हमने डाली थी, आज ही डाली, 21 मार्च उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, और सामने लिखा हुआ मानक विचलन, और मानक विचलन के प्रश्न आज आपके जो है पूछे जा रहे हैं। तो इसका एक प्रश्न आज आया था इस शिफ्ट में, ट्रिक के द्वारा मानक विचलन कैसे निकालेंगे और जल्दी से कैसे निकालेंगे वो आज सुबह हमने आपको बताया है। और उसमें रीजनिंग का एक टॉपिक भी हमने कवर किया है जो आपके कथन निष्कर्ष वाले आ रहे हैं। तो वो वाली वीडियो आपको देख लेना है। आज सुबह लगभग 6-7 हज़ार उस पर व्यूज़ भी आ चुके हैं सुबह से। ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबको पता है सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो 4 से 8 को काटेंगे, 2 बार जाएगा। उसके बाद गुणा सॉल्व करेंगे। 5 का 5 में गुणा किया 25 हो गया, 25 में 2 जोड़ दिया 27, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपका आया हुआ था।
उसके बाद में बड़े नॉर्मल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज और एवरेज। आज सुबह वाले शिफ्ट में मानक विचलन भी पूछा, माध्य और माध्यिका भी पूछा। तो मानक विचलन तो आज हमने कवर किया है, माध्य और माध्यिका और आपका जो वो है माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज, ये चारों चैप्टर जो स्टैटिक्स के हैं वो हमने 19 मार्च को कवर किया था। चारों चैप्टर कराए थे और इन्हीं के नाम से थंबनेल भी लगा हुआ है, माध्य, माध्यिका, रेंज, परिसर। ठीक है, तो वो वाली वीडियो भी आपको जाकर के देख लेनी है और वहां से भी 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर कोई सॉल्व करके नहीं आ रहा है, तुक्का लगा करके आ रहा है, लेकिन हमने ट्रिक के द्वारा आपको सॉल्व करना बताया है। तो एक बार जाकर के आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जरूर देखना, 19 तारीख को हमने वीडियो बनाया था वो। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में वही गिने चुने टॉपिक हैं। लुप्त पद आ रहे हैं, यानी कि बीच में से एक नंबर को गायब कर देते हैं, वो आपको पता करना रहता है। और ऑड वन आउट आ रहा है कि 4 चीज़ें एक जैसी दी हुई हैं, 3 चीज़ें एक जैसी होती हैं, एक अलग होता है, वो अलग छांट करके बता दीजिए। नंबर सीरीज आ रहा है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपके रीजनिंग के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। चलिए, बालक विकास देखभाल यानी कि सीडीपी की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका एक प्रश्न पूछा था, बाल स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब योजनाओं से उद्देश्य पूछे जा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे हम RBSK कहते हैं, का उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 4D अर्थात जन्म के समय दोष, कमी, रोग, विकलांगता सहित विकास में देरी को कवर करने के लिए प्रारंभिक पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप करना है। कुल मिलाकर के यह योजना बच्चों से संबंधित है। कौन से बच्चे? 0 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों की सारी समस्याओं को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया जाता है। अगला प्रश्न है, माता अगर बच्चे को दूध ना पिलाए तो बच्चे में क्या कमी हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, 6 महीने तक केवल माता का दूध पिलाना चाहिए। कहा भी गया है कि माँ का दूध 6 महीने तक अमृत के समान होता है। और जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है वो तो बिल्कुल इतने ज़्यादा उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो है बैक्टीरिया को मारने वाली चीज़ें होती हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल अमृत के समान होता है गाढ़ा पीला दूध जो होता है, ठीक है ना, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। देखिए, अगर माता बच्चे को दूध ना पिलाए तो बच्चों में कई तरह की कमियाँ हो सकती हैं, जैसे कुपोषण, बीमारियाँ, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक है, अब देखो कुछ मुख्य कमियाँ देख लीजिए। तो मां के दूध में बच्चे के विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया। अगर माँ का दूध नहीं मिलता है तो वह बच्चा कुपोषित हो सकता है। बीमारियां भी बहुत सारी हो सकती हैं। माँ के दूध में एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता है तो वह बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है, यानी अधिक संवेदनशील का मतलब है बीमारियां उसको बहुत जल्दी जल्दी होने लगती हैं। तो माँ का दूध 6 महीने तक जरूर पिलाना चाहिए। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बाल विकास के अंदर पूछे गए हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास का प्रश्न पूछा था और उन्होंने बताया है दीदी ने कि सर सिचुएशन बेस्ड प्रश्न था। हमने आपको बताया था जहां पर भी संज्ञानात्मक शब्द आ जाए समझ लीजिए दिमाग वाला जो भी ऑप्शन रहेगा, दिमाग से संबंधित, सोच से संबंधित जो भी ऑप्शन रहेगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो एक प्रश्न आपका संज्ञानात्मक विकास से आया था। इसके अलावा आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यह प्रश्न आपका पूछा गया था। क्या आपको पता है कौन सा रोग होता है? कई बार आपको हमने सॉल्व कराया है कि आयरन की कमी से बहुत बड़ा रोग हो सकता है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो आज आपका एनीमिया भी पूछा गया था, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो स्कूल शिक्षा होती है, जिसे हम आंगनवाड़ी कहते हैं, यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और विकलांगता से भी 2 से 3 प्रश्न सिचुएशन बेस्ड बना करके पूछे जा रहे हैं, जिनको आप ऑप्शन को पढ़ करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रबंधकीय कौशल। तो देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें लगभग 90% जो प्रश्न बन रहे हैं वो आपके दिमागी समझ के आधार पर बन रहे हैं। यानी कि आपके सामने सिचुएशन दे देंगे कि आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आप यहाँ पर गई, वहाँ पर ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, बताइए आप कैसे सॉल्व करेंगे। 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 नेगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला ही आपका आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो प्रबंधकीय कौशल को लेकर के बिल्कुल भी डरना नहीं है। यहाँ पर पूरे प्रश्न आपके जो है सिचुएशन बेस्ड आ रहे हैं। देखिए, एक प्रश्न आया था, भारत में बाल अधिकार सम्मेलन को कब अपनाया, भारत के द्वारा कब अपनाया गया था। तो 1992 में इसको अपनाया था। कब अपनाया था, कैसे अपनाया था, आइए देख लेते हैं। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार सम्मेलन, जिसे हम UNCRC कहते हैं, 11 दिसंबर 1992 को इसको अपनाया था। अब ये UNCRC क्या है, देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन UNCRC बच्चों के अधिकारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे संयुक्त राष्ट्र
महासभा ने 20 नवंबर 1989 को अपनाया था। तो यूएनओ ने इसको 20 नवंबर 1989 को अपनाया था। भारत का समर्थन कब मिला? तो 11 दिसंबर 1992 को भारत ने भी यूएनसीआरसी की पुष्टि की, जिसमें सभी अनुच्छेदों पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की गई। लेकिन बाल श्रम के मुद्दों पर कुछ आरक्षणों के साथ में, यानी बाल श्रम के बारे में भारत ने कहा कि इसके ऊपर हम अलग से एक्ट बनाएंगे। बाकी आपकी सारी बातें हम यहाँ पर मान रहे हैं, ठीक है। तो भारत ने 11 दिसंबर 1992 को इस एक्ट को अपना लिया था। चलिए, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज फिर से पहली पंचवर्षीय योजना पूछी गई है। पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना सबको बताया है कृषि पर आधारित थी। 1951 से 56 तक चली थी। मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना था। कब से कब तक? 51 से 56 तक। आदर्श वाक्य क्या था? तो कृषि का विकास, यह इसका आदर्श वाक्य था। ये टाइटल भी कभी कभी पूछ लेते हैं, याद रखना। इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन के बाद में जो भी समस्याएं थी, हमारा भारत जो है जब आज़ाद हुआ था तो भाई खाने के लिए हमारे पास में समस्या थी, यानी कि हमारे पास में अनाज नहीं था। तो इससे निपटने के लिए रूस की मदद से हमने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की और पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर ध्यान केंद्रित किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना आगे आपसे पूछी जाएगी, उद्योगों पर ध्यान हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में केंद्रित किया था, ठीक है। चलिए देखिए, इस तरह के सिचुएशन वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। टीकाकरण के लिए आप किसी समुदाय में जाती हैं, लेकिन वह समुदायवासी अपनी प्रथाओं की वजह से टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो बताइए क्या करेंगे? 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा कि आप उनको टीकों के लाभ के बारे में समझाएंगे कि देखो भैया, टीका लगवा लोगे तो कभी आपको ये रोग नहीं होगा, ये समस्या नहीं होगी, ठीक है। और माता को जो है संक्रमण से लाभ में, मतलब संक्रमण से बचा जा सकता है। TT1 का टीका लगवा लीजिए, ठीक है। बच्चे को खसरे का टीका लगवा लीजिए, मीजल्स का टीका लगवा लीजिए, विटामिन ए पिलवा लीजिए, इससे आपका बच्चा ज़िंदगी भर स्वस्थ रहेगा। ये सारी चीज़ें आप उसको बताएंगे, उन समुदाय वालों को समझाएंगे, तब वो जाकर के आपसे टीका लगवाएंगे। इस तरह के ऑप्शन ही आपके एग्जाम में मिलेंगे, उन्हीं को आपको समझ करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नेतृत्व कौशल से प्रश्न पूछा था कि नेतृत्व कौशल क्या है? तो नेतृत्व कौशल वे क्षमताएं और गुण होते हैं जो किसी व्यक्ति को दूसरों को प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे वे एक साझा लक्ष्य की ओर प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपका नेतृत्व कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं बेटा देखो ऐसा करो, ये चीज़ पढ़ लो, ये चीज़ पढ़ लो, ये आपके काम में आने वाली है। 199 वाली PDF ले लो। भले ही आपने तैयारी नहीं की है, लेकिन अगर 2 से 3 दिन का भी समय है तो 2 से 3 दिन में भी आप इसको 10-10 घंटे पढ़ करके कवर कर सकते हैं और अच्छे खासे नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो आप हमारी बात मानोगे और जो है ये PDF मंगा करके अच्छे खासे नंबर लेकर के आ जाओगे, जैसे कि 182, 180 तक नंबर लोगों के आए हैं, ठीक है। तो ये नेतृत्व कौशल के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। बाकी संचार, मोबाइल, इनसे भी 1-1, 2-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो अपनी PDF मंगवा लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा ये हमारा फेसबुक पेज है सक्सेस जंक्शन, इसके नाम से फेसबुक पेज बना है, वहाँ पर जाकर के जरूर देख लीजिए। डेली हम 1-1 आर्टिकल्स वहाँ पर डालते रहते हैं। जैसे हमने कल डायरिया का डाला था, उससे पहले डिप्थीरिया का डाला था, ठीक है। तो उसको जाकर के आप ज्वाइन कर लेना। 1.7 के सब्सक्राइबर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। और हमारा सिल्वर प्ले बटन वाला वहाँ पर फोटो लगा है, तो सर्च करने पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी हमारी इंस्टाग्राम ID सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से है, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर आपके लिए हम छोटी छोटी रील्स बनाकर डालते हैं, पोस्टर बना करके डालते हैं, जिसमें विटामिन ए को हमने कल कवर किया था, आज विटामिन सी को कवर किया है। इससे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों को हमने रील बना करके डाला था, कंप्यूटर के शॉर्टकट की को हमने रील बनाकर डाल दिया है। तो ये सारी रील्स वगैरह से भी आपकी हम पढ़ाई करवा रहे हैं, तो ये सब आपको वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सबको करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। कल सुबह कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे 9 बजे के आसपास। उसके बाद में आपका एग्जाम एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का शाम को 3 बजे आएगा, सेकंड शिफ्ट का शाम को 9 बजे आएगा, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है। अपने प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजना, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, ठीक है। बाकी नोट्स के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक एक व्यक्ति का हम नोट्स भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद में 12:30 बज जाते हैं हमको सोते सोते, लेकिन एक एक व्यक्ति का नोट्स भेजने के बाद में ही हम सोते हैं, ठीक है। तो नोट्स को लेकर के बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, सबके नोट्स तुरंत भेज दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।